हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं सीटेट दिसंबर 2019 के इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज 2 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो गाइज, यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है और यदि आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप अंत में आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लें। सो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं शुरू कर। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 143 है, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, हम समझते हैं इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सा स्टेटस दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, सेकेंड ऑप्शन है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, थर्ड ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन है फॉरेन लैंग्वेज। सो गाइस, फोर्थ ऑप्शन से हम अगर एलिमिनेट करना स्टार्ट करें तो फॉरेन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं कहते, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है ऑफिशियल लैंग्वेज। बिल्कुल, जो ऑफिशियल लैंग्वेज का अर्थ है आधिकारिक भाषा, तो इंग्लिश एक आधिकारिक भाषा अवश्य है। तो गाइज, ऑफिशियल लैंग्वेज देख के आप इसको बिल्कुल ना लगा दें कि हमारे ऑफिस में इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा, जबकि इंग्लिश जो होती है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बल्कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हिंदी या अदर लैंग्वेजेस होती हैं। सो गाइस, आप समझ गए होंगे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो हमारी हिंदी होती है और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होती है। और फर्स्ट है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो गाइस, आप समझ गए होंगे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, और सेकेंड एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज होती है इंग्लिश। गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे। क्वेश्चन नंबर 144 है, उससे पहले देख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट अलाउज फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश alongside Hindi in the Indian government indefinitely until legislation decide to change it. In the Indian Constitution, English occupies an important place in India along with the Hindi language as an associate official language. That is, all the official document will be published in these two languages. तो हम जानते हैं जितने भी हमारे ऑफिशियल जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें दो लैंग्वेजेस होती हैं, हिंदी और इंग्लिश। सो गाइज, थर्ड दिया है, इट इज़ एन लैंग्वेज ऑफ द लाइब्रेरी, लैंग्वेज ऑफ मीडिया, लैंग्वेज ऑफ ट्रेड, इंटरनेट, कॉमर्स, बिजनेस, इंटरनेशनल नेगोशिएशन एंड हायर एजुकेशन। दैट्स वाई द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इट एंड मेड इट द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लास्ट दिया है, द हिंदी लैंग्वेज विल रिमेन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 343(1) of the Indian Constitution as it is being spoken by the majority of the population around the country. हम जानते हैं हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो हिंदी बोलती है। तो गाइस, ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी लैंग्वेज में आ सकता है कि हिंदी लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है। तो हम याद रख सकते हैं अंदर जो होती है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज आती है। सो गाइस, हम जान चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 144 है, अ लैंग्वेज टीचर आस्क्स लर्नर टू राइट अ पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। लर्नर्स गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्सेज बिफोर राइटिंग सच टास्क एम्स एट। इसका अर्थ है, सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कार्सिटी ऑफ वाटर में मतलब क्या होता है। स्कार्सिटी मतलब होता है अभाव, वाटर मतलब हम जानते हैं पानी, मतलब पानी का अभाव। तो बच्चों से क्या कहा गया है, एक लैंग्वेज टीचर ने कहा गया है कि आपने पानी के अभाव के ऊपर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, आपने एक पैराग्राफ लिखना है। तो लर्नर्स थे, जो जितने भी लर्नर्स थे उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो थी वो गेदर करी साइंस और सोशल साइंस की किताबों से एंड अदर सोर्सेज से और अलग अलग सोर्सेज से, बिफोर राइटिंग लिखने से पहले। तो ये जो टास्क है इसका एम क्या था, तो फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, बिल्कुल नहीं। तो हमने अदर सोर्सेज की भी बात की है ना, हमने सोशल साइंस की भी बात की है बुक से, साइंस की बुक से भी लेने की बात की है और अदर सोर्सेज से भी टॉपिक को लेने की बात की है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड, ये बिल्कुल गलत होता है।
सेकेंड ऑप्शन है कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट सिमुल्टेनियसली, अर्थात मतलब जो सिलेबस होता है, सिलेबस को मतलब हमें सब सिलेबस को कंप्लीट कराना है दूसरे, ठीक है। साथ साथ हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों से कह रहे हैं कि आप पैराग्राफ लिखो, इसका हमारा मकसद है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो ये गलत हो गया। हम दूसरे सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, अर्थात लैंग्वेज लर्निंग को हम करिकुलम को हम अचीव कर सकते हैं, अर्थात करिकुलम के साथ साथ हम लैंग्वेज को भी अचीव कर सकते हैं, हम लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा अगर सोशल साइंस की बुक अदर्स से भी वो कोशिश कर रहा है कि वो मैटर को ला सके, तो उससे क्या हो रहा है, वो अपनी लैंग्वेज को भी अचीव कर पाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं एनहेंसिंग को करिकुलर स्किल, वो अपने को करिकुलर स्किल की बात कर रहा है, जी नहीं, को करिकुलर स्किल्स के लिए भी जो टीचर है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेल्प नहीं ले रहा है। सो गाइस ये ऑप्शन गलत हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप देख लीजिए कि बेनिफिट्स ऑफ द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच क्या होती हैं। इट हेल्प्स लर्नर्स टू इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ फॉरेन लैंग्वेज, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू लर्न द कंटेंट मोर, इट हेल्प्स लर्नर to expand their ideas, it helps learner to discuss different issues in foreign language। So guys मैंने यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है वो मैंने इस चीज़ के लिए लिखा है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, वो घुमा फिरा के ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो गाइज मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाए कोई चीज़ तो आप उसका आंसर सटीक और सही कर सकें। सो सेकेंड चीज़ दी है टू सपोर्ट एंड सक्सेस इन एकेडमिक लर्निंग, अनदर गोल ऑफ LAC इज टू इम्प्रूव 4 लैंग्वेज स्किल listening, speaking, reading, writing as a whole. The aim of LAC is to develop children's existing mental and linguistic capacity. LAC का अर्थ है यहाँ पे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सो गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर कहीं पे भी नॉट आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमें 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ना है। तो इसमें दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन असेसमेंट टूल, मतलब असेसमेंट टूल जो होते हैं लैंग्वेज लर्निंग के कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं असेसमेंट टूल होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जी बिल्कुल हो सकता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। असेसमेंट में हम ऑब्जर्वेशन को भी बिल्कुल ध्यान में रखते हैं, पोर्टफोलियो का भी ध्यान रखते हैं। असाइनमेंट आप जानते हैं जो हमने BEd या BTC में जमा करते थे वही होते हैं असाइनमेंट, जो हम इधर उधर से मैटर इकट्ठा करके नोट डाउन करते हैं। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो को समझने का सबसे इजी तरीका है, जैसे जब कोई सैलरी आती है हम लोगों की, तो सैलरी आते समय क्या करते हैं, कोई भी हमारे पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करके वो डाकखाने में रखते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करके वो बैंक में रखते हैं, मतलब डाइवर्सिफाइड कर देते हैं जो वो अपने पैसे को, तो वो कहलाता है हमारा पोर्टफोलियो, ठीक है। लास्ट में वो ध्यान में रखते हैं कि हमारा यहाँ पैसा इकट्ठा है। और तो हमें पता चल चुका है कि ये जो तीनों होते हैं वो होते हैं हमारे असेसमेंट टूल। तो आप ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि असेसमेंट टूल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ बात की गई थी नॉट की, तो हमारा नॉट है रियालिया। तो सबसे पहले समझ लेते हैं रियालिया क्या होता है। रियालिया होते हैं जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स लिए जाते हैं। जब किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझाने के लिए हम रियल लाइफ में उसको ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं, वो भले फिजिकल हों या फिर वर्चुअल हों, ठीक है, कोई चीज़ टॉपिक समझा रहे हैं, कोई चैप्टर समझा रहे हैं, ठीक है, तो वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और वो फिजिकल भी हो सकते हैं और वो वर्चुअल भी हो सकते हैं। मतलब फिजिकल मतलब हम उन्हें टच करके भी बच्चा देख सकता है और वो वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो गाइज इसको समझने के लिए एक बार आप ये देखिए असेसमेंट टूल्स इन लैंग्वेज असेसमेंट क्या होते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शंस, एंड फोर्थ दिया है पर्सनल कम्युनिकेशन। सो गाइज आप ये जो मैंने थोड़ा थोड़ा मैटर दिया है ये आपका
भले क्वेश्चंस थोड़े कम हो, लेकिन ये आप अगर आप इनको तैयार करके जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको सारा क्वेश्चन पेपर के अंदर ही आपको तैयार करवा दूँगी। नीचे देखिए, इंपॉर्टेंट जो असेसमेंट टूल्स होते हैं ये भी होते हैं स्पीचेस, रिटन रिपोर्ट, वीडियो ऑडियो टेप्स, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस, ड्राइंग, डिबेट्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एंड ऑफ यूनिट टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट। सो गाइज, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए असेसमेंट टूल्स क्या होते हैं लैंग्वेज असेसमेंट में, तो आपको इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन दिया जाए तो आप उसे सही कराएंगे। सो गाइज, आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 146 है, टीचिंग अ नोवेल इज़ टू प्रमोट। अगर जो नोवेल होती है, जो टीच कराई जा रही है, मतलब पढ़ाई जा रही है, तो वो क्या चीज़ प्रमोट करती है? रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर डिटेल, थर्ड है रीडिंग टू बिकम अ राइटर, रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी। सो गाइस, सबसे पहले हम गलत देख लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमें रीडिंग फॉर डिटेल्स। डिटेल्स की बात की जाए, बच्चा नोवेल इसलिए पढ़ेगा कि वो डिटेल्स हासिल कर सके? बिल्कुल नहीं, सिर्फ डिटेल्स के लिए तो नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रीडिंग फॉर डिटेल्स, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। रीडिंग टू बिकम अ राइटर, बच्चे को हम राइटर बनाएंगे, इस वजह से हम उसे पढ़ाएंगे, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रीडिंग फॉर प्लेजर और सेकंड दिया है रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी। ठीक है गाइस, तो हम देख सकते हैं रीडिंग टू लर्न वोकेबलरी, वोकेबलरी भी हो सकता है लेकिन अगर वो बच्चा प्लेजर के लिए पढ़ेगा तो वो वोकेबलरी अपने आप सीख जाएगा। तो इसका सही आंसर है रीडिंग फॉर प्लेजर। हम उसकी खुशी के लिए उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, वो अपनी जितना खुशी से पढ़ेगा, उसको वोकेबलरी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप उसे सीख जाएगा। सो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो देखिए, यहाँ पे जो टीचर है वो नोवेल करा रही है। ठीक है, जो नोवेल होता है वो कोई छोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, तो वो कौन सी क्लास के होते हैं? वो मिडिल या फिर सेकेंडरी और सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं। तो नोवेल इज टॉट टू मिडिल, सेकेंडरी एंड सीनियर स्टूडेंट विद अ व्यू ऑफ इंक्रीजिंग विद देयर इंटरेस्ट इन लिटरेचर, जिससे वो अपना इंटरेस्ट होता है वो लिटरेचर में हासिल कर सकते हैं। इट इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सपोजिंग दैम to higher forms of narratives of storytelling and familiarizing them with yet another aspect of language and literature. आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो और लाती रहूँगी। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 147 है, स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड टू। बच्चे को जो स्टोरी टेलिंग कराई जाती है उस जो लैंग्वेज टीचिंग में, उसका मुख्य मेन एम क्या होता है? लर्निंग द मोरल्स, बच्चे को मोरल्स याद कराना? बिल्कुल नहीं। सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग टू डिटेल द स्टोरी, मतलब हम बच्चे को स्टोरी सुनाएं और वो बच्चा किसी और को स्टोरी सुनाए, इसीलिए हम उसे स्टोरी सुना रहे हैं, ये भी गलत हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया है इंगेजिंग लर्नर विद लैंग्वेज, मतलब जो लैंग्वेज के साथ बच्चा इंगेज कर पाए। ठीक है, सीखने वाला बच्चा उसके साथ इंगेज कर पाए। बिल्कुल, अगर हम बच्चे को इंग्लिश में कोई भी स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा उसके संग बहुत ज़्यादा इंगेज कर पाएगा, बच्चा कई सारे वर्ड सीख लेगा। ठीक है, बच्चा कई सारी चीज़ें, मतलब जो लैंग्वेज के साथ होगा वो बच्चा इंगेज कर पाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक बनता है। फोर्थ दिया है वैसे टेस्टिंग द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, तो मेमोरी की बात हो गई, ये ऑप्शन तो बिल्कुल देखते ही गलत कर देना है आपने। फर्स्ट दिया है लर्निंग द मोरल्स, तो अगर वो बच्चा इंगेज करेगा, ठीक है, तो मोरल्स के लिए भी नहीं होगा, सिर्फ बच्चे किसके लिए होगा? इंगेजिंग के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे जो एक टीचर है वो बच्चों को स्टोरी सुना रही है, बच्चा इससे क्या कर पा रहा है? कुछ बच्चे इंगेज, सारे बच्चे इंगेज कर लेते हैं काफ़ी ज़्यादा, और बच्चे हैप्पीली उसे समझ भी लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर्स टू। सो गाइज, सबसे पहले हम समझते हैं इनपुट हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस का मतलब क्या है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना। ठीक है, और इनपुट का मतलब होता है, हम जानते ही हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है द रिलेशनशिप्स बिटवीन व्हाट द इन लर्नर इज एक्सपोज्ड टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकेंड ऑप्शन दिया है द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेज द लर्नर नो एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट। थर्ड ऑप्शन है द रिलेशनशिप एमंग द लर्नर, टीचर एंड द मटेरियल ऑल द, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल द इनपुट्स ऑफ द स्कूल। तो स्कूल आ गया, और जितने भी इनपुट्स हैं स्कूल की, ये तो गलत हो गया। ठीक है, थर्ड दिया है द रिलेशनशिप एमंग द, सिर्फ लर्नर, टीचर और मटेरियल के बीच में रिलेशनशिप होता है, ये भी गलत बात है।
सेकेंड दिया द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट लैंग्वेजेस द लर्नर नो, जो लर्नर जानता है, एंड द लैंग्वेजेस दे आर टॉट, और जो उसे पढ़ाई जा रही है। तो ये बात भी गलत है, इस इतने के बीच में भी रिलेशनशिप नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है, द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट द लर्नर इज एक्सपोज्ड टू ऑफ अ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसका अर्थ है, अगर आप इसका अर्थ समझेंगे तो इसका साफ साफ अर्थ है कि और भाषा अधिग्रहण के बारे में शिक्षार्थी के संपर्क में आने के बीच में जो संबंध होता है वो उसको संदर्भित करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो आप समझ गए, अधिग्रहण मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन, मतलब भाषा का अधिग्रहण करना, ठीक है। भाषा और भाषा अधिग्रहण के बारे में जो भी बच्चा है, जो भी शिक्षार्थी है, वो उसके संपर्क में आने के बीच में जो उसके बीच संबंध होता है उसको ही संदर्भित करता है। यही हमारी इनपुट हाइपोथेसिस कहलाती है। सो गाइस हम देखते हैं इनपुट हाइपोथेसिस जो थी वो क्रिजैन ने दी थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि इनपुट हाइपोथेसिस या फिर जो हाइपोथेसिस के बारे में बात की गई थी किसने कही थी, ये कही थी क्रिजैन ने। क्रिजैन ने अपने 5 हाइपोथेसिस दिए थे। फर्स्ट थी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, सेकंड था एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस, थर्ड था मॉनिटर हाइपोथेसिस, फोर्थ था इनपुट हाइपोथेसिस एंड फिफ्थ था द इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। सो गाइज ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 149 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेंडर, ऑप्शन नंबर 2 है रिसीवर, ऑप्शन नंबर 3 है फीडबैक एंड ऑप्शन नंबर 4 है मैसेज। सो गाइस इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने बहुत अच्छा डायग्राम रखा है। सो अगर हम देखें कोई सेंडर एक मैसेज टाइप करके भेजता है तो सबसे पहले जो पर्सन ए है वो उसको इनकोड करता है, और किसी चैनल या मीडियम के माध्यम से जब वो बी के पास पहुंचते हैं तो वो उसको क्या करता है, डिकोड करता है और उसको रिसीव करता है। अब वो उसने रिसीव कर लिया, उसके बाद वो उसको कोई रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। जब हम पे कोई मैसेज आता है, ठीक है, हम उसे देखते हैं, हम उसे समझते हैं। जैसे अगर अलग लैंग्वेज में आ गया कोई चीज़, ठीक है, जैसे कोई चाइनीज़ लैंग्वेज में आ गया और हमको नहीं समझ आती, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कॉपी करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, दोबारा उसको हम रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, उसका हम फीडबैक देंगे। अच्छा तुमने इसका मतलब ये तुमने हमसे बात की थी, ठीक है, तो हम उससे क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक होगा, फीडबैक। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 पे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन 150 है, टॉप डाउन प्रोसेस ऑफ रीडिंग क्या है। तो आइए समझते हैं। इकट्ठा किया तो हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले जब हम किसी छोटे बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है, कुछ भी सिखाते हैं, तो जब वो LKG में होता है, उसके बाद वो UKG LKG, उसके बाद फर्स्ट से लेकर 12th तक पहुंचता है, तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को हम क्या सिखाते हैं, हम बच्चे को सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स के बाद सिखाते हैं वर्ड्स के बाद हम सिखाते हैं, यहाँ पे है ये अल्फ़ाबेट्स के बाद सिखाते हैं हम वर्ड्स के बाद हम सिखाते हैं फ्रेजेस के बाद बच्चे को बनाना सिखाते हैं सेंटेंसेस के बाद हम उसे पैराग्राफ बनाना सिखाते हैं, और पैराग्राफ के बाद वो बच्चा स्टोरी या ऐसे बनाना सिखाते हैं। तो ये होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। तो मतलब जो बच्चा क्लास नीचे से लेके ऊपर तक सीखता है, और बॉटम अप अप्रोच का बिल्कुल उल्टा होता है टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। मतलब बच्चा होल सीखता है, मतलब सबसे होल मतलब हो गया उसने बड़ी चीज़ सीख ली, अब उसको हम छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टॉप डाउन अप्रोच। और जबकि बॉटम अप अप्रोच क्या होती है, हम सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें मतलब ABCD सिखाएंगे, उसके बाद उसको सिखाएंगे होल मतलब सीधे स्टोरी बनाना। सो गाइज आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर जो इसका आंसर होगा वो हमारा बनेगा प्रोसीड्स फ्रॉम होल टू पार्ट। आई गेस आप समझ गए होंगे होल टू पार्ट्स मैंने क्यों कहा। होल मतलब हो गया पूरा होल सीखता है, उसके बाद वो आता है पार्ट्स में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है कि देखिए, सबसे पहले है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर एक केमिकल रिएक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशन में कराई, बच्चा ने नैनो पार्टिकल्स हासिल कर लिए, ठीक है। अब यहीं पे बात की गई बल्क प्रीकर्सर की, उसके बाद क्रशिंग बाय मैकेनिकल मेथड से किया गया, उनको क्रश किया गया तो उसने छोटे छोटे पार्टिकल्स प्राप्त कर लिए, तो ये हो गए नैनो पार्टिकल्स प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो अब आपका
ये बताना है कि इनमें से कौन सी हमारी टॉप डाउन अप्रोच है और कौन सी हमारी बॉटम अप अप्रोच है। सो गाइज़ आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।